Good morning to all of you. In the first chapter, we have completed 5 lessons. In the first chapter, we have covered uh, start Anglo-Saxon age to uh, Middle English. So, this is the last lesson of the Old and Middle English. Lesson 6 important works of the Anglo-Norman period. तो हम इसमें ये जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो सारे देखेंगे। तो इसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट चेंजेज है वो ड्रामा के रूप में है, क्योंकि इससे पहले ड्रामा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जब आप डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ेंगे या शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स देखेंगे या आज तक भी जैसे फिल्म मूवीज देख रहे हैं, तो वो सारे ड्रामे का जो स्टार्टिंग ये लोग मानते हैं, ये यहीं से मान रहे हैं। मिडाइवल ड्रामा, इसकी 5 स्टेजेज हैं, है ना। तो ड्रामा जो आज हम जिस रूप में देखते हैं वो उसको डेवलप होने में लगभग 600 ईयर्स का टाइम लगा। और ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये हम स्टेज में देख लेंगे कि कभी ईस्टर जो क्रिश्चियंस का एक मतलब त्योहार होता है, फेस्टिवल है, उसमें 4 लाइन का कुछ चीज चैंट की गई। 4 लाइन की एक मतलब कोई बात गाई गई, कहा गया, इनसाइड ए चर्च टू फुल साइकोलॉजिकल प्ले। आज जो देखते हैं तो साइकोलॉजिकल प्ले जो बनने लगे हैं, जिस तरीके से पूरा मन के तमाम फेसेस को मूवी के द्वारा या ड्रामे के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, यहाँ तक पहुंचने से पहले ये कभी इंग्लिश में जो ड्रामा है वो यहाँ तक था। मूवमेंट ऑलवेज इन वन डायरेक्शन इनसाइड चर्च। तो अगर ड्रामे की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, चर्च से हुई है ड्रामा, है ना। फिर जो उसके बाद ये आउटसाइड चर्च गया है और तभी ये सेक्युलर बना है। इसको कुछ कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे पहले कभी रामलीला में या कृष्ण लीला में या अन्य तरीके के देवी देवताओं के मतलब चरित्र को या उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को, इवेंट्स को यहाँ पे स्टेज किया जाता था। परफॉर्मर जो है उसको परफॉर्म करते थे स्टेजेस पे। सो सेम इन दिस वे वहां भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे कि कैसे करके ड्रामा की ये 5 स्टेजेस पहुंची हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है उसको लिटर्जिकल प्ले बोलते हैं या मिस्ट्री प्ले। तो लिटर्जी बोलते हैं जो प्रार्थना संबंधी या चर्च संबंधी होता है, और इसी को मिस्ट्री प्ले भी बोलते हैं। मिस्ट्री क्यों? क्योंकि ये सब रहस्यात्मक है। तो इसकी टाइमिंग है 10th से 14th सेंचुरी। यस, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है या मिडिल इंग्लिश का पीरियड है, उसकी स्टार्टिंग ही कब से होती है? 1066 के बाद, जब अल्फ्रेड और अल्फ्रेड का जो ग्रैंडसन है थलस्टन, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में फिर उन्हीं की वंशावली में हेरोल्ड हार जाता है, तब ये 10th सेंचुरी का टाइम आ जाता है। ठीक है, और ये फिर 14th सेंचुरी तक पीक पे जाता है। तो ये लिटर्जिकल प्ले कैसे होते थे? इनसाइड चर्च, लैटिन प्राइस्ट परफॉर्म। ठीक है, जो लैटिन में होते थे और जो प्राइस्ट हैं, पुजारी हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं। ग्रेजुअली मूव आउटसाइड, धीरे धीरे बाहर जाता है, और फिर बाद में इसको ट्रेड गिल्ड्स जो हैं, ट्रेड गिल्ड्स का मतलब है जो व्यापारी लोग होते हैं। तो वो जो व्यापारियों के समूह है, जैसे कोई लोहार का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई सुनार का काम करे, तो उनके जो ग्रुप्स हैं वो इसको बाद में बाहर जाके परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, और फिर ये पेजेंट वैगन्स पे भी ये होते हैं। पेजेंट वैगन्स का मतलब क्या है? जब हम ये साइकिल समझेंगे कि यॉर्क साइकिल, चेस्टर साइकिल, वेकफील्ड साइकिल और एंटॉन साइकिल, तो ये साइकिल्स में ही ये मतलब परफॉर्म किए जाते थे। इसका ये मतलब है, इसको इस ढंग से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भारत में भी भागवत कथा सुनता हो, तो वो जानता है कि पहले मान लो, मतलब अनुमान लगा सकता हूँ मैं, पूरा कंफर्म नहीं हूँ, कि उसमें मान लो कृष्ण का जन्मोत्सव दिखाया जा रहा है। ठीक है, कृष्ण का जन्मोत्सव, की कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म लीला हुई। फिर मान लो वो किसी सर्प को मारते हुए दिखा रहे हैं, या फिर वो पूतना का वध करते हुए दिखा रहे हैं। अब अगर इन्हीं घटनाओं को, इन्हीं जितनी भी उसकी उनके जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं,
अगर उनको किसी चलते फिरते मंच पे, मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसमें पहिए लगे हुए हो मान लो, और उस पे उन एक एक घटना को दिखाया जाए, तो मान लो उनके जीवन की कुल घटनाएं मान ली हमने 48, जैसे ये यहाँ 48 लिखा हुआ है, तो 48 घटनाएं मान ली, तो अब एक घटना दिखाते हुए कोई गाड़ी चलती है, तो उसको वो शहर पे मान लो इस शहर में ये 48 जगह पे ये घटनाएं दिखाएंगे, तो या 50 जगह दिखाएंगे, तो वो गाड़ी जो पहली वाली होगी जन्म वाली वो यहाँ पहुंची, फिर ये आगे चली गई, जो पीछे वाली है वो यहाँ आ गई, ऐसे करके ये एक क्रम बना दिया गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो मतलब जो ये लिटर्जिकल प्लेज थे, ये साइकिल्स के थ्रू, मतलब उस चक्र में दिखाए जाते थे। तो एक एक गाड़ी निकल गई, एक घटना दिखाते हुए फिर वो अगले लोगों को दिखा रही है, और जो पीछे वाली, जो पीछे वाला जो मंच है, दूसरे नंबर गाड़ी, तीसरे नंबर गाड़ी, इस तरीके से क्रम घूम जाता था। तो ये है लिटर्जिकल प्ले। और इसके लिए जो ये साइकिल है कि यॉर्क, चेस्टर, वेकफील्ड और टाउनले, तो इनमें अलग अलग तरीके के साइकिल्स में मतलब नंबर के आधार पे इनमें अलग अलग वो होते थे, मतलब मंचन होते थे, परफॉर्म होते थे। उसमें 48 साइकिल थे यॉर्क में, चेस्टर में 25, वेकफील्ड में 32, ऐसे है ये। तो ये किसके आधार पे होते थे, पहले तो कब होते थे, कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल होता है, मतलब जो क्राइस्ट हैं और उन्हीं के उनसे रिलेटेड ये फेस्टिवल्स हैं, तो इन फेस्टिवल्स पे इनका आयोजन होता था। ठीक है, और इसमें मतलब और भी हम आगे अभी डिटेल्ड इसको और ज्यादा देख लेंगे कि लिटर्जिकल प्ले मतलब ये ज्यादातर जो बाइबल में ये दुनिया कैसे बनी, फिर मतलब क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, और उससे भी पहले की जो भी घटनाएं हैं वो उन घटनाओं के आधार पे नाटक होते थे। ठीक है, दूसरे हैं फिर मिरेकल प्ले। तो मिरेकल बोलते हैं किसको, आश्चर्य को। तो किस तरीके से एक रहस्य बना करके कि जो सेंट्स हैं, उन सेंट्स ने उनके जो मतलब क्राइस्ट सेंट्स होते हैं, क्रिश्चियन सेंट्स होते हैं, उनकी जिंदगी पे आधारित और उनके चमत्कारों पे आधारित है। ठीक है, मिरेकल का मतलब होता है उनके चमत्कार। ठीक है, तो ये है। और इसको हेजियोग्राफिक ड्रामा बोलते हैं, मतलब जो हेजियोग्राफी मतलब जो संतों के जीवन पर आधारित है, तो उसको हेजियोग्राफिक बोलते हैं। तो ये जैसे एग्जाम्पल है सेंट निकोलस, जिनको हम सेंटा क्लॉज के रूप में जानते हैं, बाद में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेंट जॉर्ज प्ले, तो ये जो ऐसे ऐसे प्ले जब मतलब मंचित किए जाते थे, तो उनको मिरेकल प्ले बोलते थे, इनकी जिंदगी पर आधारित जब नाटक दिखाया जाता था। फिर तीसरे स्टेज पे पहुंचे, तो ये भी 12th से 14th सेंचुरी तक चल रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मोरलिटी प्ले आए, तो इनमें क्या हुआ, एल्गोरिकल ड्रामा हुआ। देखो यहां तक क्या है, मतलब ड्रामा धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एल्गोरिकल ड्रामा, एल्गरी किसको बोलते हैं, एल्गरी बोलते हैं कि जिसमें जो एक करेक्टर है, जैसे करेक्टर भी कैसा, जो एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर है यहाँ ड्रामा के रेफरेंस में, जैसे एवरी मैन मतलब मानवता, मैनकाइंड। ठीक है, कैसल ऑफ परसिवियरेंस, तो ये जो गुण है, परसिवियरेंस है, या ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको क्या करते थे, पर्सोनिफाई करके दिखाते हैं। ठीक है, कि सच ने ये कहा, जो इंसान का जो विवेक है वो ये मानता है, ये जानता है, दया ने आके ये बोला। तो जो ये ऐसी चीजें हैं, तो इनको क्या एक मोरल एजुकेशन देनी होती थी। ठीक है, तो ये जब हम आगे अभी ये मतलब नाटक देखेंगे, एवरी मैन और मैन काइंड वगैरह, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इंटरल्यूड्स, तो ये कहाँ पे होते थे, ये भी लेट 15th और 16th सेंचुरी में, जब चौसर के बाद में हम एलिजाबेथन एज को पढ़ रहे होंगे, तब इसको और ज्यादा, या रिवाइवल को पढ़ रहे होंगे तो हम इसको पढ़ेंगे दोबारा से भी वहां भी। तो शॉर्ट प्लेज बिटवीन एक्ट्स और एट फीस्ट, तो इंटरल्यूड्स क्या होते थे, राज दरबार के बीच में राजाओं के सामने हंसी मजाक के जो छोटे छोटे नाटक बनाए जाते थे। तो ये जब जैसे ये फलजिन्स और लुक्रीज है, इसको भी हम पढ़ेंगे, मैडवॉल ने जो लिखा, और 4PP, ये भी हम हेवुड का पढ़ेंगे अभी आगे। फिर जब धीरे धीरे करके फिर सेक्युलर ड्रामा पूरी तरीके से, सेक्युलर का मतलब अब यहाँ पे क्राइस्ट की चर्चा नहीं हो रही है, और ना ही चर्चा हो रही है इसकी गॉड की, कि गॉड या सृष्टि के क्रिएशन की,
यहाँ पे सीधी सीधी इंसानी जो जज्बात है उन पे डिस्कशन हो रहा है। गॉरबडक या मार्लोर शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अगर ऐसे 5 स्टेजेज हैं, तो ड्रामा से जस्ट पहले क्या है, इंटरल्यूड है। ठीक है, तो इसमें हंसी मजाक के छोटे छोटे नाटक होते हैं। नोबल रॉयल ग्रेट हॉल ब्रिज बिटवीन एल्गरी एंड प्रॉपर ड्रामा। तो पहले एल्गरी में दिखा रहे हैं और प्रॉपर ड्रामा उसके बीच में इंटरल्यूड्स हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर नाउ। तो फिर ये जो है क्वेम क्वालिटिस फल्जिन्स और लुक्रिज और गॉर्बडा, ये हम अभी आगे देखेंगे कि जो मतलब कि ये किस किस तरीके से इसकी स्टेजेज बनी है। कि जब हम बात कर रहे थे अभी कि जो सबसे पहले चर्च के अंदर जब ड्रामा था, तो वो तब उसका एग्जाम्पल है क्वेम क्वेरिटिस, तो ये हम आगे देखेंगे। फिर जब ये राजाओं के यहाँ इंटरल्यूड के रूप में होते हैं, तो उसका ये एग्जाम्पल है। और फिर जब ये फुल सेक्युलर ड्रामा बन जाता है, तो ये गौरबडक है। ठीक है, नॉर्टन का तो ये हम अभी, और सैकविले का ये हम अभी देखेंगे आगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट प्रीडिसेसर न ऑफ द ड्रामा प्रॉपर। तो ड्रामे में सबसे जो पहले है ड्रामा, तो वो इंटरल्यूड जो होगा वो इसका आंसर, क्योंकि मोरलिटी प्ले सबसे पहले क्या था, लिटर्जिकल प्ले, फिर मिरेकल प्ले, फिर मोरलिटी प्ले, फिर इंटरल्यूड, ऐसे बनेंगे ये 4 3 2 1 और फिर प्रॉपर ड्रामा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम एक एक करके अब देख लेंगे इनको थोड़ा सा और वाइडली, ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन रहे ही ना कि लिटर्जिकल प्ले या मिस्ट्री साइकिल्स क्या हैं। तो एक तो इनकी टाइमिंग 10 से 14 सेंचुरी, और ये कहाँ होते थे, इनसाइड द चर्च शुरू में, और लैटिन में परफॉर्म होते थे प्राइस के द्वारा, मतलब जो वहां पे पुजारी होते थे वो ही बनते थे। तो इसका जब अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये बाहर आए कि प्राइस क्या करते थे इसमें। फिर इसको ट्रेड गिल्ड्स जो है, व्यापारियों के समूह, मतलब उस टाइम के जैसे व्यापारी हैं, मान लो कारपेंटर्स का ग्रुप है ना, गोल्ड स्मिथ्स का ग्रुप है ना, इस तरीके से जो आयरन का काम करते हैं उनका ग्रुप है। तो वो ग्रुपिंग करके वो फिर अलग अलग ग्रुप इनका मंचन करवाते थे, मतलब परफॉर्म करवाते थे। तो 2 डिस्टिंक्ट ब्रांचेज, अर्ली लिटर्जिकल ड्रामा चर्च सर्विस, और मिस्ट्री साइकिल्स जो गिल्ड परफॉर्म है। तो ये इस तरीके से ये है। अब इसका एग्जाम्पल ये है क्वेम क्वेरिटिस। और ये कब का, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन सा एक मिस्ट्री प्ले का एग्जाम्पल है, या ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये इनमें से कौन सा जो है वो आपका मोरलिटी प्ले है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और बल्कि मोरलिटी प्ले के अंदर जो करेक्टर्स हैं, इसके भी करेक्टर्स हैं, सॉरी मोरलिटी नहीं, ये जो लिटर्जिकल प्ले है, तो इसके करेक्टर्स पूछे गए हैं। तो जब दूसरे के पूछे गए तो हो सकता है इसके बारे में भी कुछ पूछ लें। तो सबसे पहला जो ड्रामा है, मतलब छोटा जो जो प्रॉपर तरीके से ड्रामा किया गया, वो ये क्वेम क्वेरिटिस। और ये इससे निकला है। ये कब 920 की बात है। ठीक है, तो ये द मदर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो ये कहाँ, चर्च के अंदर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पीस ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम ए ट्रूप ए ब्रीफ म्यूजिकल डायलॉग इंसर्टेड इनटू द ईस्टर मास सर्विस। तो ईस्टर पे एक काफी मतलब मास गैदरिंग है, और उसके सामने एक छोटा सा म्यूजिकल डायलॉग बोलता है कोई। डायलॉग बोलते हैं कैसे, परफॉर्म्ड बाय प्राइस्ट इनसाइड द चर्च। ये हम अभी देखते हैं कि पहले तो ये जानो ईस्टर क्या है, तो ये समझ में आ जाएगा। ईस्टर वो दिन है जब ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन दोबारा जीवित हो गए। किसी भी धार्मिक विषय का एनालिसिस हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि ऐसा ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो फिर ईस्टर संडे को क्या होता है, रविवार, जब कुछ महिलाएं ये मान के कि उनकी बॉडी पे तेल लगाने के लिए वहां पे गुफा पे पहुंचती हैं, तो वो देखते हैं कि कब्र के सामने एक भारी पत्थर हटा हुआ था और अंदर जीसस का शव नहीं था। तो तब वहीं एक एंजल प्रकट होता है और वो महिलाओं से लैटिन में कहता है क्वेम क्वेरिटिस, कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो महिलाओं ने कहा जीसस को। तो जो तब एंजल कहता है वो यहाँ नहीं है, वो जीवित हो चुके हैं। अब मान लो वो ये है, ये जो मदर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है वो ये है, मतलब क्वीन क्वालिटीज। तो एंजल कह रहा है, फिर वुमन, फिर एंजल। अब ये लैटिन में है। तो अब मान लो यही जो चीज है
कि एक वहां कोई एंजिला बन गया और कुछ महिलाएं बन गई, कुछ प्राइस्ट, और एक मान लो वो बना दिया छोटा सा कोई ऐसे ढक के गुफा जैसा। तो इसी को प्ले करके दिखाना, तो ये था बस कॉन्सेप्ट, ये है। इनको बोलते थे लिटर्जिकल प्ले, और उसका पहला एग्जाम्पल ये। ओके, तो ये मात्र 4 लाइन का था और इसी से ये चला। फिर द प्ले ऑफ डैनियल, ये भी एक उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट डैनियल, ये इनके उस पे है। द प्ले ऑफ डैनियल तो प्रॉफिट, ये भी 12th सेंचुरी का है। ठीक है। फिर ये 4 मिस्ट्री साइकिल्स, जो सबसे मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि कैसे साइकिल्स में, मतलब तो ड्रामा जब बाहर निकल गया लिटर्जिकल आउटसाइड द चर्च, तो जो ट्रेड गिल्ड्स है वो परफॉर्म करते हैं बाइबल स्टोरीज को। तो ये भी याद रखना है कि जो ये गिल्ड्स जो मतलब जो प्रोग्राम करवाते थे वो किस पे होते थे, बेस्ड बाइबल स्टोरीज पे। और ये पेजेंट वैगन्स, मतलब जो चलते फिरती गाड़ियां हैं उन पे ये, मतलब जो जिन पे दिखाया जा सकता है ना, ऐसी गाड़ी मूविंग थ्रू सिटी स्ट्रीट्स ऑन कॉर्पस क्रिस्टी डे, तो ये भी उनका एक डे है, कॉर्पस क्रिस्टी डे। ठीक है। तो ईच गिल्ड परफॉर्म द प्ले मोस्ट सुटेड देयर ट्रेड, और वो भी ऐसे ऐसे जो उनके अपने काम होते थे, जैसे जो शिपराइट्स हैं, मतलब जो नौका वहन आदि करते हैं, तो वो जो एक बाइबल की घटना है नूह आर्क की, कि जब भगवान दुनिया से गुस्सा हो गए और लोगों के पाप से, तो उन्होंने देखा कि सब तो ज्यादा पाप कर रहे हैं, तो जो नूह है वो एक भला व्यक्ति है, तो वो उससे कहते हैं कि एक बड़ा सा जहाज ले ले और तुम तो उस पे तैरते जाना और इस पूरी दुनिया को तो और डुबो के मारे। ठीक है। तो बस वो ये सारी घटनाएं वो दिखा रहे हैं, शिपराइट वाले इसी को परफॉर्म कर रहे हैं। जो बेकर्स का ग्रुप है वो लास्ट सफर होता है, जो अंतिम भोज का एक धार्मिक पर्व मनाते हैं, तो वो लोग करते हैं। गोल्ड स्मिथ्स क्या करते हैं, 3 राजाओं का रोल करते हैं। तो ये है सब इसमें। तो ये हमारा याद करने का मैटर नहीं है, याद करने का मैटर क्वेश्चन से आइडिया लगाओ है कि क्या याद करना, कि कुछ पूछा जाता है कि मिस्ट्री साइकिल्स क्या थे, है ना, गिल्ड क्या परफॉर्म करते थे, बस ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो यॉर्क साइकिल सबसे बड़ा है, मोस्ट डिसिप्लिन्ड साइकिल, मोस्ट फेमस यॉर्क क्रूसिफिक्शन, मतलब यॉर्क साइकिल में भी जो क्रूसिफिक्शन दिखाया जाता है, सूली पे उनका चढ़ना, है ना, किसका, क्राइस्ट का। ग्रिटी रियलिज्म, मतलब बहुत गहरी यथार्थता, फॉर कॉमन सोल्जर्स कैजुअली चैटिंग वाइल, जैसे ये नाटक कर रहे हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि चार जो मतलब सिपाही है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और जब वो कील ठोक रहे हैं उस टाइम पे, वाइल फिजिकली नेलिंग जीसस टू द क्रॉस। तो ये दिखाया है कि कैसे करके वो इतना, मतलब जो क्राइस्ट उन्हें दुनिया के दुखों से बचाना चाहता है, वो उसी को दुख दे रहे हैं। तो ये इसमें दिखाया है। तो ना तो ये भी ज्यादा याद करने का नहीं है, बस ये है कि साइकिल क्या होते हैं, इतना है, ये समझ लें। और ये सबसे ज्यादा या कम कौन सा है, ये भी पता नहीं क्या पूछ लें। तो यॉर्क साइकिल में 48 थे, है ना, और चेस्टर साइकिल 25, वेकफील्ड में 32 और एंड टाउन में 42। ठीक है। तो एक क्रम सा याद कर सकते हैं, ये है। तो अभी आगे फिर देखते हैं कि फिर एक और प्ले ऐसा, जैसे हमने सबसे शुरुआती देखा था, तो ये भी एक प्ले है, द सेकंड सीफर्ड्स प्ले। ठीक है। तो ये सेकंड सीफर्ड्स प्ले कैसा प्ले है, सबसे पहले तो हमें ये पता हो, जो हमने 5 स्टेजेस ड्रामा की देखी है, तो ये सबसे पहला जो था, सबसे पहला जो बिब्लिकल स्टोरीज का या मिस्ट्री प्ले जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको क्या बोल रहे हैं हम, तो जो ये सबसे मिस्ट्री प्ले है, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री प्ले, वेकफील्ड साइकिल वाले इसको आयोजित करते थे, टाउनली साइकिल भी बोलते हैं इसको। और इसकी यूनिक क्वालिटी क्या है कि इसमें जो 3 सीफर्ड्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं अबाउट कोल्ड वेदर, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक वो दिखा रखा है, मतलब धार्मिक पूरी तरह बाइबल की स्टोरीज को भी नहीं जोड़ा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल वे में उस चीज को समझाया। तो कोल्ड वेदर के बारे में, बैड वेजेज की हमें कम तनख्वाह मिलती है, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, ठीक है, कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो गलत तरीके से हमसे व्यवहार करता है, और मिजरेबल मैरिजेज, और वो जो मतलब पति पत्नी के झगड़े हैं उनसे परेशान है। तो ये रियलिस्टिक सोशल सटायर भी है। ठीक है, सेकंड सीफर्ड्स प्ले, और ये एक मिस्ट्री प्ले भी है। ठीक है। तो ये याद रखना है। ठीक है।
सो इसके अब इसमें जो करेक्टर्स हैं वो जो थ्री, वो कौन है? कोल गिबर्डो। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो इतना मतलब चीजों को रिलेट करके पढ़ना होता है कि पहला सीफर्ड जो है वो हार्स विंटर की और उसको हार्डशिप को बताता है। जो दूसरा सीफर्ड है गिब, वो हिज वाइफ ग्रम्बल्स अबाउट हिज वाइफ एंड डोमेस्टिक मिजरी। और डॉ जो है वो थर्ड सीफर्ड, यंगेस्ट मोस्ट चीयरफुल इनोसेंट, कॉन्ट्रास्ट विद द ओल्ड सीफर्ड सिनिसिज्म, तो वो दिखाता है। और मैक जो है वो एक ट्रिकस्टर होता है, उसमें धोखा देने वाला। तो इसकी जो कहानी है बड़ी वो हंसी की रोमांच की कहानी है। मतलब स्टील ए शिप फ्रॉम द स्लीपिंग सीफर्ड्स, हाइड इन ए क्रेडल एट होम, क्लेमिंग इट इज न्यू बॉर्न बेबी। तो जो ट्रिकस्टर है ना, वो क्या करता है, एक भेड़ को चुरा ले जाता है, ये मैक, इन जो ये ऊपर जो सीफर्ड्स हैं इनकी। और फिर उसको क्या करेगा, अपनी जो पत्नी है, मतलब अपने घर, हाइड्स इट इन ए क्रेडल, पालने में उसको छुपा देता है, क्लेमिंग इट इज न्यू बॉर्न बेबी। और ये ढक के कहता है कि ये जो है हमारा छोटा बच्चा है। लेकिन मैक्स की वाइफ है वो भी बीमार होने का नाटक करती है, और क्विक थिंकिंग एंड कनिंग कॉम्प्लेक्स। तो वो बड़ा चालाक बन के दिखाती है। तो इसका ये प्लॉट इसमें है कि सीफर्ड्स जो हैं वो सो रहे होते हैं, मैक उनकी भेड़ चुरा ले जाता है, hides it in cradle wrapped in swaddling cloth, shepherds come to investigate, ये ढूंढने आते हैं। और जो गिल है ना वो प्रिटेंड करता है टू हैव, जो उसकी पत्नी है वो प्रिटेंड क्या करती है कि उसने अभी अभी जन्म दिया है। शीफर्ड डिस्कवर द ट्रिक, वो पता लगा लेते हैं, द बेबी हैज हूव्स एंड ए स्नाउट, वो देख लेते हैं उसके पंजे आदि को। तो मैक टॉस्ड इन ए ब्लैंकेट एज पनिशमेंट, और मैक जो है ना उसको फिर पनिशमेंट देते हैं। देन एन एंजल अपीयर्स, तब एक एंजल आता है और वो उन सीफर्ड से क्या कहता है कि तुम जाओ सीफर्ड्स, जर्नी टू बेथलेम टू वर्शिप द क्राइस्ट चाइल्ड, कि देखो तुम तो यहाँ एक बच्चा देखने आए हो, एक जगह बच्चा हुआ है, कहाँ? बेथलेहम में, और वो एक क्राइस्ट चाइल्ड है ना। तो की द स्टोलन शीप इन द क्रेडल, तो ये जो प्रीफिगर क्राइस्ट एज द लैम्ब ऑफ गॉड, तो इसीलिए ये इतनी कहानी बनाई है। तो ये हुआ ना एक मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले और सोशल सटायर दोनों दिखाए, कॉमन कॉमिक एंड सेक्रेट, डेलिबरेटली मिरर्ड बाय द प्ले राइट। तो दोनों चीजें इसमें मिक्स करके दिखाई है। तो ये है मिस्ट्री प्ले। तो सिग्निफिकेंस, यूनिक ब्लेंड ऑफ रियलिस्टिक सोशल सटायर, हार्डशिप ऑफ वर्किंग पीपल, वो भी दिखाई। और सेक्रेड रिलीजियस मिस्ट्री, द नेटिविटी मोस्ट स्टडीड मिस्ट्री प्ले, तो उनका मतलब नेटिविटी मतलब उनका आगमन, किसका आगमन? क्राइस्ट का, वो दिखाया। तो एक क्वेश्चन आया हुआ पहले कि द मिस्ट्री प्लेज डील विद, तो मिस्ट्री प्ले किसके साथ डील करते हैं? द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द न्यू टेस्टामेंट एंड, है ना, साम्स एंड अपोक्रिफा। तो ये क्या है, धार्मिक जो है वो जो क्रिश्चियनिटी का धार्मिक सिस्टम है, और जो नया जो लिखा क्राइस्ट के बाद वो न्यू टेस्टामेंट है ना। तो ये सब अलग अलग ऐसे हैं, लेकिन ये किससे रिलेट करते हैं? लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मिस्ट्री प्लेस डील स्पेशली विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द नेटिविटी पैसन, ठीक है, रिसरेक्शन अलोंग विद अदर की बाइबल इवेंट, द फॉल ऑफ एडम, नोआज फ्लड एंड द लास्ट जजमेंट, नॉट जस्ट न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। साम्स एंड एपोक्रिफा वर नॉट ड्रामेटाइज्ड इन साइकिल्स, तो ये इन साइकिल्स में ड्रामेटाइज नहीं होते थे। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड है? बिबिलिकल स्टोरीज पे, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। I think concept is now easy for all of us. So mystery plays, Bible stories, Old and New Testament, miracle plays, saints life, both served as religious education for largely illiterate medieval audience, not folklore, not English legend, not Anglo-Saxon myth. Which play contains the characters Cole, Gibb, Dan and Mac. तो अभी हमने पढ़ा ना द सेकंड सीफर्ड्स प्ले, ठीक है, ये इसके करेक्टर हैं, ये तीनों कोल, गिब और डैन तो क्या है? सीफर्ड है। मैक जो है वो ट्रिकस्टर है, और गिल उसकी वाइफ है। तो ये है। नेक्स्ट है, एक मॉडल क्वेश्चन बनाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द की डिस्टिंक्शन बिटवीन द फोर मिस्ट्री प्ले। तो यॉर्क, चेस्टर, वेकफील्ड और एनटाउन। यॉर्क
इनमें सबसे जो बड़ा है वो यॉर्क है, 48 प्लेज लॉन्गेस्ट। चेस्टर जो है वो 25 प्लेज, वेकफील्ड 32, एंटॉन 42। तो ये ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने एक पढ़ा, फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी अभी मिस्ट्री प्ले के रूप में, और मिस्ट्री प्ले के एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है, कि कैसे वो मतलब क्वेरिटिस से चल के आगे फिर वो सीफर्ड्स प्ले के रूप में हमें दिखता है, बाद में फिर ये मिरेकल प्लेज है, और ये भी साथ साथ सी चल रहे 12th सेंचुरी में। तो ये पैरेलल टू मिस्ट्री प्ले, ठीक है, साथ साथ चलते रहे, सेम पीरियड, प्योरली हैजियोग्राफिक, जो सेंट्स हैं उनकी जीवनी पर आधारित है, परफॉर्म्ड इन ओपन पब्लिक स्क्वायर, ये चर्च के अंदर स्टार्ट नहीं हुए थे, और मिस्ट्री प्लेज जो है वो बाइबल स्टोरीज पे है, और मिरेकल प्ले सेंट्स की लाइफ पे है। तो जैसे सबसे पहले सेंट्स निकोलस प्ले है, तो ये एक मतलब स्टोरी वैसी जिसका इंटरेस्ट है उसके जानने के लिए दे दिया, क्योंकि सेंटा क्लॉज जो है आज भी सब लोग सेंटा क्लॉज जैसे मतलब हर जगह पे थोड़ा बहुत उसको कम या ज्यादा नाम सुना ही होता है। तो ये सेंट निकोलस से ही शुरू हुआ, और ये गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते थे 4th सेंचुरी में। सेंट निकोलस वाजे 4th सेंचुरी बिशप, बिशप बोलते हैं जो पादरी होते हैं उनको, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में पुजारी होते हैं, ठीक है, वैसे सिस्टम। तो ये उनकी कहानी है कि कैसे सीक्रेट गोल्ड बैग्स वो देते थे लोगों को, रेस्क्यू किया उन्होंने चिल्ड्रंस का, और कैसे करके बच्चों की जान बचाई। तो ये सेंट निकोलस का करेक्टर आपके सामने है, तो ये दिखाया बस कि सेंट निकोलस कौन है। ऐसे ही एक दूसरे सेंट जॉर्ज हैं, ये मतलब एक मिलिट्री पैटर्न है, एक बहादुर योद्धा की तरह ये लड़ते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। तो ये भी इसमें कैसे ये ड्रैगन से लड़े, फिर और इन्होंने रेस्क्यू किया, कन्वर्जन कराया किंग का, मतलब क्रिश्चियन, क्राइस्ट क्रिश्चियन बनाया उसको। और एलगरी भी दिखाई है कि इसमें एक छुपी हुई एलगरी है कि ड्रैगन का मतलब है एक बुराई, ठीक है। तो ये है, तो ये एलगरी है। और पैगनिज्म या सैटन, ये मतलब है कि जो मूर्ति पूजक, पैगनिज्म का मतलब है जो क्रिश्चियन नहीं है वो लोग, और जो शैतान है तो वो सब ड्रैगन, और ड्रैगन से कौन बचाएगा, सेंट बचा रहा है। तो ये दिखा रहे हैं बस। तो ये मिस्ट्री प्ले हो गए, वो सॉरी मिरेकल प्ले। तो मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले का एक कंपैरिजन है ये, कि वो किस पे बेस्ड है और ये किस पे बेस्ड है, करेक्टर्स उसमें कौन है इसमें कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, पर्पज क्या था उनका, ठीक है। तो दैट्स आर आई थिंक वेरी इजी। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट हम मतलब अच्छे ढंग से जाके पढ़ते हैं तो बाद में याद करते समय चीजें बहुत आसानी से याद होती हैं। सो मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ नाइट्स, क्रूसेडर्स, पिलग्रिम्स एंड सेंट्स, ठीक है। तो वो सेंट्स पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस मिस्ट्री प्लेज फ्रॉम मिरेकल प्लेज, ठीक है। तो ये किस कौन सा इसमें अंतर करता है, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो ही गया तो बहुत इजीली हो जाते हैं फिर, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ द क्रिसमस स्टॉकिंग इज हिस्टोरिकली कनेक्टेड। तो जब जो क्रिश्चियंस में जो सेंटा क्लॉज का जो वो मनाया जाता है, तो उसमें उस दिन क्या करते हैं लोग, अपनी बाहर जाके वो स्टॉक टांग देते हैं। तो ये सब जो सेंट निकोलस की स्टोरी थी उसमें ये दिया हुआ था। सो दैट्स इज इजी। नाउ थर्ड स्टेज इज मोरलिटी प्ले। तो अभी तक दो हम स्टेजेस देख सके हैं, मिस्ट्री और मिरेकल। तो इसकी टाइमिंग 14th और 15th सेंचुरी के, इसके भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो एल्गोरिकल ड्रामा मीन नो बिबिलिकल स्टोरी, नो फिगर, नो सेंस, और क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मोरल क्वालिटीज पर्सोनिफाई। तो ये एक इनकी मेन विशेषता है एज ह्यूमन करेक्टर्स। मतलब जैसे अब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं देती, भाववाचक जो नैतिक विशेषता इंसान के अंदर, जैसे क्षमा है, दया है ना, मतलब जैसे पिटी है। तो ये जो वर्ड्स हैं, है ना, विजडम है, और इस टाइप के जो चीजें हैं, तो वो सब उन वे पर्सोनिफाई करके वो उसको हम जब और ज्यादा क्लियर होगा जब हम एवरीमैन वगैरह को देख रहे होंगे। सेंट्रल हीरो एवरीमैन और मैनकाइंड, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। पर टीच ऑडियंस हाउ टू सिक्योर द सैल्वेशन ऑफ देयर सोल्स। इसलिए ये मतलब किए जाते थे कि लोगों को ये बताया जाए कि आपका मतलब आप खुद की आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते हो, सैल्वेशन ऑफ देयर सोल्स। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर ईयर।
मोरल प्लस थियोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन थ्रू ड्रामा। यस, तो मोरल और थियोलॉजिकल मीन्स धार्मिक, तो जो धार्मिक जो सिद्धांत होते हैं उनका इंस्ट्रक्शन ड्रामा के थ्रू। बिटवीन रिलीजियस मिडाइवल ड्रामा जो हम पहले पढ़ रहे थे, मिस्ट्री मिरेकल, और जो सेक्युलर प्ले, इंटरल्यूड, और बाद में फुल स्टेज ड्रामा देख रहे हैं, फुल पीक वाला ड्रामा, तो उनके बीच में ये वो बनाते हैं कि एवरीमैन है जैसे द ग्रेटेस्ट मोरलिटी प्ले। तो एवरीमैन में मिड डिराइव फ्रॉम एक डच जो एक्लर्जिक सर्कल के एक ड्रामा है, उससे इन्होंने ये लिया था, ठीक है, डच से। तो इसमें जो क्या दिखाया गया है कि भगवान जो है वो सम्मन भेजता है, डेथ टू कॉल एवरी मैन, मृत्यु को भेजता है किसके पास, सबको बुलाने के लिए। तो देखो अब मृत्यु कोई ऐसे तो नहीं आती, कोई जैसे पैर हाथ पैर से चलता है, तो इसी को बस यहाँ पे एल्गोरिकल वे में बोल रहे हैं कि एक शब्द का सामान्य और फिर उसके साथ साथ पैरेलल दूसरा मीनिंग भी चल रहा है। तो एवरी पर्सन मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ देयर लाइफ, इसका ये मतलब है टू कॉल एवरी मैन टू ए फाइनल रेकनिंग, मतलब एक अंतिम हिसाब किताब, है ना, कि तेरी रैक में क्या क्या है वो दिखा, तूने क्या किया। तो डेथ इज इनएविटेबल। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो थियोलॉजी, पूरी दुनिया की थियोलॉजी है किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, उसमें ये एल्गोरिकल वे में बातचीत हुई है। लेकिन जब हम इसका डायरेक्ट मीनिंग निकालने लगेंगे तो क्या कल्पना चलेगी मन में कि अरे मृत्यु चल के आती है, कोई व्यक्ति आ रहा होता है, तो फिर लोग उसका एक दूसरा अर्थ निकालने लगते हैं। तो शब्द के, जब शब्द विज्ञान जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। तो अब जैसे संस्कृत में बोलते हैं अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो जो व्यंगार्थ है, लक्षणार्थ है, वो अलग होते हैं और अभिधार्थ अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एवरी पर्सन मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ देयर लाइफ, डेथ इज इनएविटेबल एंड नॉन निगोशिएबल। तो इसका अर्थ यह है कि जिंदगी जो है ना वो मतलब मृत्यु जो है वो टाली नहीं जा सकती, वो अवश्यम भाव्य है, नॉन निगोशिएबल, कि निगोशिएट कर लेते हैं, चल आज मत आ कल आ जाना। तो ये सब इसमें दिखाया जाता है। फिर ये कि जितने भी कंपेनियंस हैं, जो बंधु बांधव हैं, दोस्त हैं, मतलब फेलोशिप, और ये किंड्रेड, है ना, वो सब अपना अपना बहाना मारते हैं या वो बच जाते हैं, कोई नहीं आता लास्ट में काम। तो ये इसकी स्टोरी है। तो लास्ट में क्या काम आता है, एवरी मैन को, द ओनली लॉयल वन, गुड डीड्स अलोन, केवल अच्छे काम जो हैं वो उसके काम आते हैं। तो वीक एंड बेयरली एबल टू स्टैंड एग्रीज टू गो विद एवरी मैन इन टू द ग्रेव। और ये ही क्या होते हैं, जो बेचारा मृत्यु के को देख के कांप रहा था इंसान, उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं होता, कहां पे, ग्रेव में, है ना, मतलब जिसको बोलते हैं कब्र में। और एग्रीज टू गो विद एवरी मैन इन टू द ग्रेव, यही अच्छे कर्म जो है, गुड डीड्स, ये तैयार हो जाते हैं। सो द सेंट्रल लेसन ओनली वंस वर्च्यूज, मतलब जो इंसान के गुण हैं, सर्वाइव मोर्टेलिटी, तो वो ही केवल मृत्यु के सामने सरवाइव करते हैं। नथिंग एल्स क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ, नहीं तो इससे कोई पार नहीं पार पाता। सो एवरी मैन कन्फेस टू नॉलेज एंड कन्फेशन, गुड डीड इज स्ट्रेंथन, एवरी मैन डाइज विद गॉड डीड्स एंड रिसीव्ड बाय एन एंजल, ये है। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिकल ड्रामा, ठीक है। और इसी को क्या बोल रहे थे अभी हम, जो हमारी ये फोर्थ स्टेज है, मोरलिटी प्ले। तो ये नैतिक शिक्षा, एक ऐसे करके ही सेम ये मैनकाइंड है। इसको भी हम इजीली इसको देख सकते हैं कि कैसे इंसान को, मानवता को क्या क्या मतलब ढंग से बताया गया है। कि ये पॉपुलर अर्थ मोरलिटी प्ले कंटेन्स रियलिस्टिक कॉमेडी अलोंगसाइड मोरल इंस्ट्रक्शन। इसमें मर्सी जो है और मिसचीफ, और ये इसमें सेंट्रल कन्फ्लिक्ट में इनका आपस में झगड़ा चलता है। तो मर्सी जो है, दया है, वो गाइड करती है मैनकाइंड को, मतलब मानवता को, टुवर्ड्स राइचसनेस, कि भाई तुम अच्छा करो, है ना, सच्चाई की तरफ। लेकिन जो मिसचीफ है इंसान के अंदर, जो मतलब प्रमाद है, मिसचीफ को कह सकते हो प्रमाद। मतलब प्रमाद क्या है कि फीलिंग्स आती हैं थोड़ी थोड़ी कि ये सही है गलत है, लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये इंसान को गलत की तरफ झुका देता है, प्रमाद। एंड हिज वाइसेज, और जो उनकी दुष्टता है, लेयर हिम, वो उसको मतलब ललचाती है, इनटू ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड लस्ट। मैनकाइंड फॉल्स इनटू डिस्पेयर, फिर लास्ट में वो गलत काम करते करते
टूट जाता है, इवेंचुअली रिपेंट्स सिंसियरली मर्सी फॉरगिव्स एंड सेव्स, पर वो कभी कभी फिर पश्चाताप कर जाता है सिंसियर होके, तब फिर उसको दया माफ करती है और उसको बचा लेती है। तो ये सब इनमें पर्सोनिफाई करके ये स्टोरी समझाई, ये इसका सार है। ऐसे ये परसिवियरेंस का जो मतलब आदमी के अंदर जो दृढ़ता है धैर्य की, वो उसको कैसे करके बचाती है वो इसमें दिखाया है। तो ये हुए आपके 3 स्टेज। ऑल की मोरलिटी प्लेज, एवरी मैन, द कैसल ऑफ परसिवियरेंस, कौन सा पहले है बाद में, तो ये भी सब पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब chronology is also important, and the development, the chronology of the development also important, and the character also important, and examples also important. So all things are discussed here. I think you should be learned. So morality play, which of the following is not a morality play, है ना। So by the name you should know the castle of perseverance, तो ये morality play, mind will and understanding mankind, है ना, ये अलग है, द सिटी एयरस, ठीक है। रिस्टोरेशन कॉमेडी है अफ्रा वेन की। तो ये इन एवरी मैन विच करेक्टर अलोन अकम्पनीज एवरी मैन टू फाइनल जजमेंट, तो यहां तक भी पूछा कि एवरी मैन में कौन सा केवल एक करेक्टर है जो अकम्पनी मतलब उसके साथ जाता है एवरी मैन के, तो वो गुड डीड्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द सेंट्रल स्ट्रक्चरल डिवाइस कॉमन टू ऑल मोरलिटी प्लेज, तो ये एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है। सो यू शुड ट्राई फॉर दिस, है ना। तो इट्स आल्सो इजी। नेक्स्ट स्टेज है अब इंटरल्यूड्स, तो ये एक ब्रिज बनाते हैं मॉडर्न ड्रामा और एल्गोरी के बीच में, मतलब मोरलिटी प्लेज के बीच में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंटरल्यूड्स की, सो व्हाट इज द इंटरल्यूड्स, तो 15th एंड 16th सेंचुरी, अर्ली रिनाइसेंस और ट्यूडर पीरियड, तो हम जब इसको पढ़ रहे होंगे तो इसको वहां भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ नॉर्मली फटाफट से देख लें। परफॉर्म्ड इनसाइड द ग्रेट हॉल्स ऑफ नोबल्स और रॉयल, मतलब उनके मनोरंजन के लिए उनके सामने परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग लेविश बैंकेट और बिटवीन एक्ट्स ऑफ लॉन्गर प्लेज। सो द की फीचर्स ब्रीफ सेक्युलर ह्यूमरस, छोटे होते हैं और ये सेक्युलर होते थे, सेक्युलर मतलब इनमें कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, और ह्यूमरस मजाक किया। करेक्टर बेस्ड होते थे, नॉट एल्गोरिकल, जैसे पहले देखा हमने वो नहीं था। हिस्टोरिकल, मार्क्स द डेफिनिट लिबरेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम चर्च, कंट्रोल आफ्टर इंटरल्यूड, ड्रामा इज फुली सेक्युलर एंड इंडिपेंडेंट। वाई इमीडिएट प्रीडेसेसर केम लास्ट इन सीक्वेंस, क्योंकि ये ही ड्रामा से, जैसे ये है फल्जेंस एंड लुक्रीज, ये हेनरी मेडवॉल का लिखा हुआ है, और ये क्या है 15th सेंचुरी लास्ट का है। ऑथर क्या है, हेनरी मेडवॉल। सो एग्जाम्पल्स आल्सो शुड लर्न कि ये जो फुलजेंस एंड लुक्रीज है ये किसका लिखा हुआ है और इसमें क्या दिखाया है और कौन इसका करेक्टर है। तो फर्स्ट प्योरली सेक्युलर प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो इट्स आल्सो मैनी मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड ऑन ए 15th सेंचुरी इटालियन ह्यूमनिस्ट टेक्स्ट। तो इटालियन जो ह्यूमनिस्ट टेक्स्ट था, है ना, ये ब्यूना कोर्सो द मोंटी मैग्नोस डी वेरा नोबिलिटेड, उस पे ये आधार पे लिखा गया है। सेक्युलर प्ले है छोटा सा, ठीक है। तो इसमें एक हीरोइन होती है, उसका नाम होता है लुक्री, और वो कैसी होती है, काफी धनी और देखने में सुंदर और इंटेलिजेंट यंग रोमन वुमन होती है, और उसको ये कहा जाता है कि इन दो लोगों में से तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, सी मस्ट चूज बिटवीन टू सूटर्स, ठीक है, दो जो तुम्हें सूट करे किसी को देख लो। तो जो पहला है, अब मान लो ये पूछ सकते कॉर्नेलियस किस में है इनमें से करेक्टर, तो कॉर्नेलियस एन एरिस्टोक्रेटिक नोबलमैन, मतलब ये कुलीन व्यक्ति है, वेल्दी एंड ऑफ हाई सोशल रैंक बट करप्ट मोरली सेलो एंड सेल्फ इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन वैसे खराब है। और सूटर 2 ये है गेयस फ्लेमिनस, ये पुअर तो है लेकिन हम्बल बर्थ बट डीपली वर्चुअस, मतलब गहराई तक शील या गुणी व्यक्ति है, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो बाद में लुक्री जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है इसको, नोबल मैन, एंड चूज द पुअर सोल्जर बेस्ड प्योरली ऑन हिज पर्सनल मेरिट एंड करेक्टर नॉट हिज वेल्थ। तो इसमें मैसेज क्या दिया है कि नोबिलिटी वर्च ये सब वो होते हैं, तो इसमें अब ऐसा ही वो लोग करके दिखाते थे वहां पे प्ले, तो बस ये बात है। तो ये क्या हुआ आपका इंटरल्यूड, कितना छोटा सा, छोटी सी एक घटना है।
अब जो वो पहले हम पढ़ रहे थे वो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, अब उसमें जेनेसिस पे दिखा रहा है कोई सृष्टि की उत्पत्ति, 48 साइकिल्स, पूरे दिन प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये एक छोटी सी घटना है। तो ये इसीलिए स्मॉल होते थे और हंसी की बात इसमें होती थी, और एक एक छिपा हुआ मैसेज होता था, बस ये है। ऐसे ही एक 4PP है, जॉन हेवुड का है, ये 1540 का है। तो इनकी दोनों की टाइमिंग भी, इसकी और इससे पहले वाले की टाइमिंग और राइटर के नाम आप हमको याद होने चाहिए। तो ये है 4PP, जॉन हेवुड का, सेलिब्रेटेड एज द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ द ट्यूडर इंटरल्यूड। टाइटल 4 कैरेक्टर्स, इसमें 4PP 4 कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक होता है पामर, पार्टनर, और ये पोटिकरी और पेडलर। तो इनमें कंपटीशन होता है कि कौन बड़ा झूठ बोलेगा। ये इसमें बताया कि कौन क्या करते हैं, पामर क्या करते हैं, कौन होते हैं, ठीक है, पार्टनर कौन होते हैं, पोटिकरी कौन होते हैं, पेडलर कौन होते हैं। तो इनको जब यूं कहा जाता है कि तुम्हें झूठ बोलना, कौन झूठ बोलेगा ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो इसमें इसका क्लाइमैक्स आता है कि जो पामर है ना वो जीत जाता है, वो बहुत बड़ी झूठ बोलता है, और वो झूठ क्या बोलता है, ये वाली झूठ बोलता है। तो ये एक मतलब बेवजह का व्यंग है ये। इन ऑल माई ट्रेवल्स आई हैव नेवर वंस सीन ए सिंगल वुमन लॉस हर पेशेंस और ग्रो एंग्री, है ना। तो ये एक समय की धारा होती है जब इस तरीके के वाक्य भी लोग बनाते हैं, पर ये एक व्यंग इसने किया था। तो बस ये एक 4PP मॉडल है। Why it is funny? The audience, knowing women well, recognize that this is the most fantastical lie imaginable. Impossible to believe. The comedic punchline reduce the entire competition to absurdity. मतलब एक हास्यास्पद ढंग से उसको बना दिया, ठीक है भाई, ये है। तो ये हो गए आपके इंटरल्यूड्स, फलजन्स, 4PP, और मैनकाइंड आल्सो इंटरल्यूड लाइक, कोई दूसरा मैनकाइंड भी ये लिखा गया होगा, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। Interlude, which of the following was the immediate predecessor of the drama proper? So, why is Fulgence and Lucrece considered a landmark in English literary history? So, first, purely secular play, completely devoid of religious allegory. In John Heywood's 4PP, which character wins the line competition and with what claim? So, easily you can give the answer of this uh, क्वेश्चन। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट वर्क्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। तो अब ये जो हमने अभी तक देखे थे, ये पूरा एक ही टॉपिक था, वो क्या था, ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो उसमें जब ड्रामा फर्स्ट स्टेज पे जा रहा है इंटरल्यूड के बाद, उस पूरी की पूरी जो स्टेज है, फिफ्थ स्टेज, उसको हम इसके बाद वाले मतलब जब चौसर को भी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो टाइमिंग है अभी हम पढ़ रहे हैं केवल 1340 तक का, मतलब चौसर से पहला पहला, मतलब 14th सेंचुरी मान लें, बस केवल तब तक का हम पढ़ रहे हैं। तो ये सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, तो इसका ये सर गवेन क्यों कौन है, और जैसे हमने पढ़ा था आर्थुरियन करेक्टर्स के विषय में इससे पिछले उसमें, कि कैसे करके जो आर्थर किसे रिलेटेड कहानियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है, तो उसी से रिलेटेड ये सर गवेन और ग्रीन नाइट। ऑथर है एनोनिमस, कॉल्ड द गवेन पोएट, इसी को, और इसी ने और भी वर्क लिखे, पर्ल पोएट, सेम पोएट आल्सो रोट पर्ल पेशेंस और क्लीननेस। तो ये एक ही राइटर है जो पर्ल पोएट बोला जाता है, और ये एक सी शैली में, एक से तरीके से, एक ही जगह मिली, इस वजह से इनको ये बोलते हैं कि ये एक ही वर्क, एक ही राइटर का वर्क है। और ये टाइमिंग इसकी 1375 टू लेट 14th सेंचुरी। डायलेक्ट नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स द डायलेक्ट्स, व्हाट आर द डायलेक्ट्स, ठीक है। सो द लंदन डायलेक्ट जो चौसर का है वो इसका नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट का है। नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड, लैंगलैंड का जो वेस्ट का वो वाला भी नहीं है, क्योंकि लैंगलैंड को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो डायलेक्ट है वो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड। ओके, नेक्स्ट इज वर्स फॉर्म। तो इसमें अलिटरेटिव वर्स यूज हुआ है, किसमें, जो हम अभी देख रहे हैं गवेन, सर गवेन और ग्रीन नाइट वाला जो वर्क है उसमें। और इसमें राइमिंग बॉब एंड व्हील यूज हुआ है। तो अलिटरेटिव वर्स हम पढ़ चुके हैं पहले ही,
कि जब सेम जो कंसोनेंट लेटर है कोई, वही लेटर एक ही लाइन में जब कई सारे शब्दों में प्रयोग होता है, द रिपीटिशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड इन द सेम लाइन और मैनी वर्ड्स, ठीक है, इन मैनी वर्ड्स, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका अलिटरेटिव वर्ड, अलिटरेटिव हो जाता है, तो अनुप्रास बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ऐसे यूज हुआ है। और बॉब एंड व्हील भी यूज हुआ है। बॉब एंड व्हील क्या है कि जैसे अलिटरेटिव वर्स में उन्होंने कई सारी लाइनें आ गई, फिर राइम मिलाने के लिए तुकबंदी मिलाते हुए दो तीन शब्दों की एक लाइन लिखी और फिर एक व्हील बनाया, जो मतलब और तीन चार लाइन जिनमें एंड में राइम मैच कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम जा चुके हैं जब फ्रेंच पीरियड का प्रभाव आ चुका है, तो ये सब वहीं से आया हुआ है। ऑलिटरेटिव ये एंग्लो सेक्शंस में पहले से था। सो एंडिंग ईच लॉन्ग ऑलिटरेटिव स्टेंजा एंड्स विद ए 2 syllable बॉब एंड ए 4 line राइमिंग व्हीकल, ठीक है, तो ये है इसका फंडा। और ये कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में है? कॉटन नीरो। कंटेन्स गवेन पर्ल पेशेंस ऑल बाय द सेम पोएट डिस्कवर्ड इन द 16th century, बाद में पाई। तो इसमें एक आर्थुरियन रोमांस है। कल जो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो 5th लेसन था उसमें काफी आर्थुरियन रोमांस के बारे में पढ़ा कि क्या शिवलरी होती है और क्या आपका कोर्टली लव होता है, वो सब उसमें पढ़ा। तो ये कहानी आदि हुई है बहुत, मतलब पूरा ढंग से इसमें बताया कि कैसे करके ये कहानी कोर्टली लव को और उसको शिवलरी पे बेस्ड है, ठीक है। पार्ट 2 में गवेन की जर्नी, फिर उसका 3 डे टेम्पटेशन, मतलब उसका लालच को चेक किया जाता है, और फिर ग्रीन चैपल में वो कैसे करके लड़ता है, और फिर बाद में क्या रिजोल्यूशन होता है। बॉब एंड व्हील ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द बॉब एंड व्हील, तो ये यहाँ एग्जाम्पल भी देखने को आपको मिल रहा है। तो अब ये सब ऑलिट्रेशन है ना, जैसे ये ऑलिट्रेशन है एस एस, है ना, और एस, तो ये क्या हुआ? ऑलिट्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे ये बी 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 बी, ये अलिट्रेशन है। टी टी टी, ये अलिट्रेशन है, ये अलिट्रेशन है, लेकिन ये साथ साथ क्या है, इसको बॉब बोलते हैं, और ये एक व्हील है। तो ये राइमिंग एंड वाली, जैसे इसमें और इसमें राइम है, इसमें और इसमें राइम है, लास्ट में जो इनकी ध्वनि मिल रही है, तो ये इस तरीके से हमें पूरे एनालिसिस के साथ ये पढ़ना है। तो लिटरेरी सिग्निफिकेंस इसका क्या है? दो लिटरेरी ट्रेडिशंस जो अलग अलग, उनका परफेक्ट सिंथेसिस है इसमें, और थीम्स जो है इसकी सिविलरी, जो हम ऑलरेडी कल देख चुके वो हैं, ठीक है। गर्डल पैराडॉक्स दिखाया है कि कैसे करके गविन जो है वो इफ टू सेव हिज लाइफ ए डीपली ह्यूमन इम्पल्स, आदमी की कमजोरी दिखाई है कि वो जिंदगी जीने के लिए तो जो सिविलरी का सिद्धांत है कि धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो भी कर लेता है। तो ऑर्थर्स कोड रिकॉग्नाइज दिस बाय वियरिंग द सेस टुगेदर। और फिर मॉर्गन ले फे को दिखाया है, तो वो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। एंड सो नाउ वी कैन do the some model questions, which of the following is correctly matched about Sir Gawain and the Green Knight, है ना। so author is Chaucer, no, author is anonymous, Gawain poet, और डायलेक्ट नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड के साइड में जो इंग्लैंड का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है उधर ये लिखी गई है। अलिटरेटिव वर्स बॉब एंड व्हील का इसमें यूज हो रखा है। और इन सर गवेन एंड ग्रीन नाइट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन गर्डल, सो दिस इज द पार्ट। तो ये है ऑर्थोरियन चेन, फिर कि ये जो ऑर्थर है, किंग ऑर्थर, ये किस तरीके से लिटरेचर में इन्होंने एंट्री की है। मतलब जब हम एंग्लो सेक्सन किंग देखते हैं तो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में ऑर्थर के विषय में कोई भी डिस्कस नहीं है, लेकिन जो ये बाद में है कि ऑर्थर एक बहुत महत्वपूर्ण राजा वहां माना जाता है, तो वो किस ढंग से वो वहां की जो लोकल जो सेल्ट्स लोग थे या वहां जो वेल्स लोग जो हमने देखा था एंग्लो सेक्सन पढ़ते समय जो वहां रहते थे, तो उनकी कहानियों में ये एक ऑर्थर राजा की कहानियां चलती थी। द स्टोरी ऑफ किंग ऑर्थर डिड नॉट अपियर फुली फॉर्म्ड, इट वाज बिल्ड अक्रॉस द लैंग्वेज ओवर 350 ईयर्स बाय 3 की ऑथर। तो ये धीरे धीरे करके अलग अलग जब ऑथर्स ने इसको एक राइटिंग दी, वर्क्स दिए, तो ये उसमें आया। तो ये एक सबसे पहले, क्योंकि किंग ऑर्थर को आप मॉर्टे दी ऑर्थर या
शेक्सपियर के वर्क्स में या दूसरे वर्क्स में बाद में भी इसको पढ़ेंगे। मतलब 18th 19th सेंचुरी तक जब तक आप आगे आगे राइटर्स को पढ़ेंगे तो आगे देखते जाएंगे। जोफ्री ऑफ मोनुमत से इसका स्टार्ट होता है, जिन्होंने एक बुक लिखी सोरिया रिगम ब्रिटनी, है ना। इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री किसने लिखी थी? बीड ने, एंग्लो सेक्शन में। लेकिन ये जोफ्री ऑफ मोनुमत, और ये लैटिन में लिखा 1136 में। ओके, सो फर्स्ट फुल ड्रेस स्टोरी ऑफ किंग ऑर्थर। तो यहां से ऑर्थर राइटिंग में आया। उससे पहले क्या है, लोकोक्तियों में, गांव के कहानी किस्सों में है। लेकिन तब जब इसको एक राइटर ने दे दिया कि ऐसे एक राजा हुआ, ठीक है, और उसने इन्वेंटेड द elaborated most of the Arthurian legend, मर्लिन, ऑर्थर, गिनीवीर, मॉडरेट। तो जो भी ऑर्थर से रिलेटेड जो और भी लीजेंड है या और करेक्टर्स हैं, वो सब इन्होंने अपनी इस बुक में, इस वर्क में लिख दिए। ठीक है, फिर एक फ्रेंच राइटर होता है वेस, जिन्होंने रोमन दे ब्रूट करके, मतलब ब्रिटेन की कहानी कैसे करके रोमन एम्पायर जब स्थापित हुआ, फिर ब्रिटेन कैसे स्थापित हुआ, ये सब इन्होंने इसमें ये स्टोरियां डाल दी। फर्स्ट मेंशन ऑफ द राउंड टेबल। राउंड टेबल जो ऑर्थर के, मतलब जो ऑर्थर के साथ में जो उसके योद्धा बैठते थे एक गोल मेज पे, जिसमें ये माना जाता था सिवलरी में कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर में बैठेंगे। तब फिर ये लायामन इंग्लिश में इसको इन दोनों बुक्स से करते हैं। फर्स्ट ऑर्थुरियन स्टोरी इंग्लिश, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट नेशनल एपिक इन इंग्लिश। तो ये 32,000 लाइन का लिखा, बेस्ड ऑन वेस, रिटन इन अलिटरेटिव वर्ड्स विद सम राइम, एक्सपेंडेड द लीजेंड फर्दर। तो ये फिर जिनको थोड़ा और टफ लगता है, बहुत इजी करके लिख देगी। ये क्यों जरूरी है, बाद तक जब ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड टेनिसन जब विक्टोरियन एज तक पहुंच रहे तब भी ये बात हो रही है। थॉमस मैलरी शुरू भी इस पे काम करते हैं, ली मॉर्टेजी ऑर्थर के रूप में, और टी.एच. वाइट जिन्होंने इस पे एक आज तक मतलब ये चल रहा है, और द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन, ये एक एनिमेटेड फिल्म भी बनी है। तो जोफ्री ऑफ मोनुमत क्या है, ये इस सीरीज में और डिटेल दे दिया है। ठीक है, और फिर ये वेस जो फ्रेंच राइटर है उसके बारे में दे दिया। फिर ये लायमोन के विषय में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड की है। इन्होंने फिर इसको इंग्लिश में लिखा, और इनकी टाइमिंग पता होनी चाहिए, 12th सेंचुरी के हैं लायमन। लायमन से पहले है वेस, और वेस से भी पहले कौन है आपका, जोफ्री ऑफ मोनुमत। तो ये तीनों इस तरीके से इस पे काम करते हैं। तो जब ऑर्थर एक इतना बड़ा थीम मिला, इतना बड़ा सब्जेक्ट मिला, सो दे रोट मैनी थिंग्स, मैनी वर्क्स, बाद तक इस पे रिसर्च, कहानी, बिकॉज एक थीम है किसकी चीज की, इंटरटेन करने के लिए। तो ये इसीलिए ऐसे प्लेज और ड्रामा लिखे गए, इनको पब्लिक ने अच्छे से पढ़ा कि ऐसे कुछ बहादुर राजा हैं, उनके यहाँ कहानी किससे, इस तरीके के पढ़ेगा। वैसे ये कोई हिस्टोरिकल रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो ये इन्वेंटेड है, इन्वेंटेड द फुल ऑर्थुरियन मिथ। सो दे आल्सो एक्सेप्टेड कि ये जो है मिथ है, मतलब मान्यता है बस कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ कंफर्म नहीं है। हु फर्स्ट मेंशन द राउंड टेबल, तो ये जो फ्रेंच राइटर है इन्होंने ये, और ये क्यों की है, ऑल द स्टोरीज एक्सप्लेन्ड हियर कि राउंड टेबल का क्या लाभ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट लायमन्स ब्रूट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ इज जो एंग्लो नॉर्मन और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, अब यहां तक हमने क्या देखा, मतलब सबसे पहले हमने ड्रामा का डेवलपमेंट देखा, और जो सेक्युलर ड्रामा, जब गौरबडक वगैरह को हम बाद में पढ़ेंगे, जब सैकविले, और लेकिन उसका जो बेस है वो कंफर्म हो जाना चाहिए। अब एंग्लो नॉर्मन जो और वर्क्स हैं उनमें क्या है, एक ये पोयम है, बड़ी डिबेट पोयम है, आउल एंड द नाइटिंगेल। तो इसमें क्या होता है कि एक उल्लू है और एक बुलबुल है, दोनों में बहस होती है कि कौन जो है वो इंसानों के ज्यादा काम का है। ठीक है, तो इसमें एक ये भी एल्गोरिकल वे में है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, कि जो उल्लू जैसे स्वभाव है वो ज्यादा काम का है, या जो बुलबुल जैसा स्वभाव है, उत्साही सा, है ना। तो वो सब इसमें दिखा है। तो इसकी पूरी स्टोरी फिर यहाँ वर्ड्स में डाल दी है। द डिबेट, द रियल डिबेट क्या है, और आर्बिटर जो उनका मध्यस्थ होता है वो मास्टर निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड है, जो ये करके बताता है कि इनमें से मतलब
कौन जो है इंपॉर्टेंट है वो सब। तो ये ऐसा माना जाता है कि यही एक व्यक्ति था मास्टर ऑफ गिल्डफोर्ड, इसने ही अपना इंपोर्टेंस के लिए और ये अपनी बात मनवाने के लिए सब लिखा था। तो ऑल दीज फैक्ट्स आर इन दिस टेबल एंड यू कैन रीड हियर एंड prepare proper topic this. So owl and the nightingale in the debate between the two birds in the middle English poem. Who acts as the arbiter? So this was the PYQ also 2017. Yes. Next work is next anchoring duly. Anchoring विषय भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसका ये अर्थ है और इसका मीनिंग होता है गाइड फॉर एंक्रेस। मतलब एंक्रेस बोलते हैं ऐसी महिलाओं को, है ना, हु प्रेज और हु सर्व्स द गॉड, मतलब सारे भगवान की भक्ति सेवा में जो लगी रहती है उनको एंक्रेस बोलते हैं। क्रिश्चियंस जो कल्ट है उसमें, क्रिश्चियन संप्रदाय में। सो रूल फॉर एंक्रेसेस और हुम रिटन फॉर थ्री सिस्टर, तीन कोई बहनें उनके लिए लिखा है कि उन्हें कैसे चलना चाहिए, उन्हें क्यों, कुछ जो कंटेंट है वो भी पार्ट वन में, तो उनके जो फिजिकल प्रैक्टिस है वो कैसे करें और फिर वो ध्यान आदि कैसे करें, ईश्वर की प्रार्थना वगैरह कैसे करें, ये सब इसमें बताया। तो ये दो वर्क देखे। फिर तीसरी ये एक है लेडी मैरी डी फ्रांस उस टाइम की, इनको भी हमें रेफरेंस के लिए पढ़ना होता है। वैसे ये फ्रेंच में लिखती है लेकिन क्योंकि इसको बेस बना के काफी आगे लिटरेचर बनेगा। और मैरी डी फ्रांस ऑलमोस्ट सर्टेनली वुमन, हर एग्जैक्ट आइडेंटिटी डिबेटेड, है ना, डेडिकेटेड टू हेनरी सेकंड। आगे जब इसी टाइम पे ही ये प्लांटाजेनेट डायनेस्टी स्टार्ट करता है ये हेनरी सेकंड, तो उसके लिए डेडिकेट करके लिखती है एंग्लो नॉर्मन दरबार में, है ना। तो ये ब्रेटन लाइस एक अलग जेनरा है, ठीक है, छोटी छोटे कहानी का, शॉर्ट लिरिक नैरेटिव, छोटे मतलब लिरिक्स नुमा कहानियां, बेस्ड ऑन सेल्टिक ब्रिटेन एंड ट्रेडिशन, जो वहां के लोकल सेल्टिक ब्रिटेन है, पहले एंग्लो सेक्सन से पहले ये लोग वहां हैं, उनके जो कहानी किस्से उनको लव मैजिक और ट्रांसफॉर्मेशन पे। फर्स्ट significant women writer in English literary history. Through writing in French, she was writing at the English court. Her work influenced all later. तो इन्होंने इस टाइप के लाइस लिखे। तो ये जो करेक्टर हैं जैसे त्रिस्तन और इसोल्ट, आर्थुरिन सेटिंग, है ना, ये योनिक, तो केस द वाइफ एंड शिप, तो इतना छोटा छोटा इन्होंने वर्क ये सब लिखा, बस ये बात है। फिर ये जो रोमन दे ला रोज है, ये भी एक फ्रेंच वर्क है ना, लेकिन क्योंकि चौसर इस पे काम करेगा, और भी लोग और भी जो राइटर हैं वो भी इनसे सीखेंगे, तो ये नाम जब चौसर को पढ़ें तो अजनबी ना लगे, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा देखने होते हैं कि रोमन दे ला रोज में क्या है, ये किसने शुरू में लिखा, फिर थोड़ा पार्ट इसने बाद में इन्होंने लिखा। तो ये लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। हैवलॉक द डेन, है ना, ये जो हमने वो देखे थे कि जो मिडिल एज के जो मैटर है, कि मैटर ऑफ रोम, है ना, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ इंग्लैंड, तो ये हैवलॉक द डेन क्या है, ये ऐसे ही एक डेनिश प्रिंस होता है, हुज किंगडम इज ये उजब्द, तो उसका जो मतलब यूजब कर लिया जाता है, मतलब हड़प लिया जाता है उसका, यूजब्ड, ठीक है, हड़प लिया जाता है। ही ग्रोज अप एज ए पुअर फिशरमैन सन इन द लिंकनशायर, मैरिज इन इंग्लिश प्रिंसेस, फिर उसका वही जो शिवलरी आदि में दिखाया जाता है वैसे उसकी बहादुरी का किस्सा है ये। द वेरी सोशल रियलिटी ऑफ पोस्ट वाइकिंग इंग्लैंड, ये वाइकिंग्स हैं तो वो अपने हीरो के बारे में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, तो ये है। ऑल की वर्क्स आउट एंड नाइटिंगेल, एंकरिन ड्यूली, मैरी डी फ्रांस, रोमन दे ला रोज और हैवलॉक द डे, ये है इसमें। इन मॉडल क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं इजीली। एंकरिन ड्यूली इज द सिग्निफिकेंट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिकॉज, मैरी डी फ्रांस इज सिग्निफिकेंट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिकॉज फर्स्ट सिग्निफिकेंट विमेन राइटर इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री राइटिंग इन फ्रेंच। तो ये एक अलग सा काम हो गया, तो इसलिए कुछ ऐसा भी कोई फैक्ट ना पूछ ले। तो ये आपका पूरा एंग्लो जो नॉर्मन पीरियड है वो फिनिश हो गया। अगले जो लेसन में मिलेंगे वो, या अगला चैप्टर चेंज होगा तो चौसर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।